तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला जिसने इस कानून को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले का आखिर मतलब क्या है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम फैसला आया है वो आखिर है क्या? क्या ये मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है, या सरकार के लिए, या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस कानून के दिल में यानी इसके केंद्र में टकराव आखिर है किस बात का। तो देखिए, एक तरफ थे याचिकाकर्ता। उनका साफ कहना था कि ये कानून उनके संवैधानिक अधिकारों, उनकी धार्मिक आज़ादी पर सीधा सीधा हमला है। और दूसरी तरफ थी सरकार, जो कह रही थी कि नहीं, ये तो एक ज़रूरी सुधार है, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए। तो अब सीजेआई बीआर गवई की बेंच के सामने यही बड़ा सवाल था, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। तो कोर्ट ने क्या किया? देखिए, कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई, बल्कि इसके कुछ सबसे ज्यादा विवादित हिस्सों पर, आप कह सकते हैं, एक रेड लाइट लगा दी। ये वो प्रावधान थे जिन्हें मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने अपनी धार्मिक स्वायत्तता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। तो आइए एक नजर डालते हैं कि किन किन चीजों पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। तो मोटे तौर पर कोर्ट ने 3 बड़े प्रावधानों पर रोक लगाई है जो याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थे। पहला था प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की वो 5 साल वाली शर्त। दूसरा, संपत्ति के विवादों में कलेक्टर को जो बेहिसाब शक्तियां दी गई थी वो। और तीसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या का मामला। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये याचिकाकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। कोर्ट ने बड़ा सीधा सवाल पूछा, भाई ये कौन और कैसे तय करेगा कि कोई इंसान पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है भी या नहीं? जब तक इसको नापने का कोई साफ सुथरा निष्पक्ष तरीका नहीं है, तब तक तो इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसे मनमाने ढंग से लागू किया जा सकता है। इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई। दूसरी बड़ी राहत मिली कलेक्टर की शक्तियों को लेकर। अब देखिए, इस नए कानून में कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार मिल रहा था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। अब ये असल में एक न्यायिक शक्ति है, यानी ये काम अदालत का है। कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के लिए ही एक खतरे की तरह देखा। और यहीं पर अदालत ने एक बहुत ही मजबूत और साफ बात कही। उन्होंने कहा, कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। मतलब साफ था, एक कार्यकारी अधिकारी यानी कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां देना संविधान के खिलाफ है। लोगों की संपत्ति के अधिकार का फैसला करना न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। अब तीसरे पॉइंट पर कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया। याचिकाकर्ताओं को डर था कि बोर्ड का जो मूल चरित्र है वो बदल जाएगा। तो इस पर कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों पर पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया, लेकिन हाँ, उनकी संख्या जरूर तय कर दी। अब से राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से ज्यादा 3 और केंद्रीय परिषद में 22 में से ज्यादा 4 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक तरफा फैसला नहीं था। कोर्ट ने जहां मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को कुछ मामलों में राहत दी, वहीं सरकार के सुधार वाले एजेंडे को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। कई ऐसे प्रावधान थे जिन्हें हरी झंडी दिखा दी गई और वो अब भी कानून का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ कोर्ट ने सरकार के कई सुधारों को चलने दिया जिन पर याचिकाकर्ताओं को ऐतराज था। इनमें से 2 सबसे अहम थे। एक तो उपयोग द्वारा वक्फ के कॉन्सेप्ट को खत्म करना और दूसरा सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना। हाँ, ये वाला पॉइंट याचिकाकर्ताओं के लिए एक झटके जैसा था। देखिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब था कि अगर कोई प्रॉपर्टी पीढ़ियों से वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ ही माना जाएगा, भले ही उसके कागज हों या ना हो। कोर्ट ने इसे खत्म करने वाले प्रावधान पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और साथ में एक तीखी टिप्पणी भी की। और बिल्कुल इसी तरह अनिवार्य पंजीकरण की शर्त को भी बनाए रखा गया। यहाँ कोर्ट का तर्क बड़ा साफ था कि भाई ये कोई नई चीज नहीं है, ये जरूरत तो 1930 से यानी लगभग 100 साल से कानूनों का हिस्सा रही है। तो कोर्ट के हिसाब से सरकार बस एक पुराने कानून को सख्ती से लागू कर रही है जो पारदर्शिता के लिए जरूरी भी है। तो सवाल उठता है कि कोर्ट ने ये सब किया कैसे? मतलब कुछ प्रावधानों पर रोक और कुछ को हरी झंडी। इस सिलेक्टिव अप्रोच के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत काम कर रहा था। ये सिद्धांत बताता है कि अदालतें संसद के बनाए कानूनों को किस नज़र से देखती हैं। कोर्ट के इस बैलेंस वाले रवैये के पीछे की वजह छुपी है चीफ जस्टिस के इन शब्दों में।
उन्होंने कहा, धारणा हमेशा एक कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और न्यायिक हस्तक्षेप केवल दुर्लभ से दुर्लभतम स्थितियों में ही उचित है। इसे कहते हैं संवैधानिकता की धारणा। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट हमेशा ये मानकर चलती है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संवैधानिक है, वो सही है। किसी कानून को पूरी तरह से गलत साबित करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ताओं की होती है और ये बहुत मुश्किल काम है। और यही वजह है कि कोर्ट ने पूरे एक्ट पर रोक लगाने के बजाय सिर्फ उन हिस्सों को रोका जो पहली नज़र में ही संवैधानिक तौर पर समस्याग्रस्त लग रहे थे। तो जाहिर है इस मिले जुले फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली ही थीं। सरकार ने इसे अपनी जीत बताया, कहा कि देखिए संसद के अधिकार को बरकरार रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं और विपक्षी दलों ने उन प्रावधानों पर रोक को एक बड़ी राहत और कामयाबी माना, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और वो सही भी हैं। ये कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर है। तो ये समझना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये एक अंतरिम यानी कि टेम्पररी आदेश है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता पर आखिरी फैसला बिल्कुल नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिक वैधता पर एक फाइनल डिटेल्ड सुनवाई करेगा। इस बीच सरकारों को अब उन प्रावधानों पर नए नियम बनाने का रास्ता सोचना होगा जिन पर फिलहाल रोक है। और एक बात तो पक्की है, इस मुद्दे पर कानूनी और सियासी बहस अभी लंबी चलने वाली है। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। ये सिर्फ वक्फ कानून की बात नहीं है, ये इस बात की है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम धार्मिक संस्थानों की आज़ादी और उन्हें रेगुलेट करने की सरकार की शक्ति के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींचते हैं, और इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।